नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम धामी ने उत्तरकाशी के नौगांव पहुंचकर किया राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक समारोह में प्रतिभाग। कहा, इस तरह के आयोजनों ने निखरती है प्रतिभा। इकोलॉजी और इकोनॉमी संतुलन को लेकर रंग ला रहे धामी के प्रयास। वेस्ट टू एनर्जी मॉडल के तहत रुद्रपुर और मसूरी में कूड़े से बनाई जा रही बिजली। राज्यपाल से मिले कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य। युवा महोत्सव के समापन समारोह और बाल दिवस के अवसर पर शामिल होने का दिया न्योता। राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस पर अध्यक्षा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, प्रदेश की महिलाओं को हर प्रकार से सशक्त करना हमारा उद्देश्य। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के नौगांव डामाडा पहुंचकर 3 दिवसीय 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रतिभाओं को उभारते हैं और हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेल भी राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जो हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विभिन्न विषय पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान है। नव भारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें संपन्न भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट एकात्म मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड के 2 शहरों में कूड़े से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इन निकायों ने यह कदम उठाया है। इससे इन शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से लोगों को राहत मिल सकेगी। दरअसल शहरों में कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। शहरों में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही कूड़ा उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से निकायों के सामने साफ सफाई से लेकर पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती आ रही है। लेकिन कूड़े से बिजली का उत्पादन होने से भविष्य में लोगों के सामने प्रदूषण की चुनौती काफी हद तक कम
कम हो सकेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों अफसरों को इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में रुद्रपुर नगर निगम और मसूरी नगर पालिका ने बेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी के तहत कूड़े के ढेर से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने पर जोर दे रही है। ग्रीन इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में निकायों में कूड़े से बिजली पैदा की जा रही है। इसके लिए बेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी भी तैयार की गई है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने अपना 19वें स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कनवाल ने कहा कि आयोग महिलाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। महिलाओं के लिए प्रत्येक थाने तथा वन स्टॉप में महिला हेल्पलाइन की स्थिति जानी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। विश्वविद्यालयों में युवतियों के साथ संपर्क कर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ स्पा सेंटर में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले गलत कृत्यों को रोका जा सके। महिला तस्करी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ लगातार सत्यापन कार्यवाही करने के साथ ही बेहतर कार्य की जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी सहायता की जा रही है। राज्य में जल्द ही महिला नीति को लागू किया जाएगा। महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है। तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षित कैसे रहें, महिला आयोग लगातार काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ाना भी जरूरी है और निश्चित ही उत्तराखंड में जल्द महिला नीति लागू होनी चाहिए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। कुछ दिनों पूर्व STF ने जेंडर ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तरी मुर्ग की 25 ग्राम कस्तरी एक तस्कर से बरामद की थी। इसके बाद अब STF उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में वन विभाग के हाफ ने बताया कि वन्यजीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर STF के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और यदि STF के द्वारा किसी तस्करों को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है, जिससे वन्यजीव तस्करों का
पकड़ने में आसानी रहे और जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीज़ों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीज़ें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें। तो उसी के क्रम में और इस तरह की घटनाएं हैं तो ये एक मुद्दा है जिसमें हमें थोड़ा डीप इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मिडिल मैन है वो पकड़ में आते हैं, तो उससे ये पता चले कि कौन लोग और जुड़े हुए हैं, किन के तार जुड़े हुए हैं, ताकि हम थोड़ा इन चीज़ों को गहराई से जाके और जड़ से ख़त्म करने की हम लोग कार्रवाई कर सकें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है। यह पहला मौका है जब बीजेपी ने उनके परिवार के बजाय किसी और को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी, क्योंकि वो मूल निवास भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है और प्रखर वक्ता है। उनका आकस्मिक निधन हुआ और उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। मुझे लगता है पहली बार ये ऐसी बात है और सरकार जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, ये बात निकलकर पहले से आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों चाहे अन्य विभागों में हों, उनको भी वहाँ सरकार ने जबर लगाया है। तो देखिए, चुनाव एक स्वच्छ प्रक्रिया है, उसे स्वच्छ रहने देना चाहिए और जनता जिसको तय करेगी, क्योंकि इस चुनाव से कोई सरकार बननी या बिगड़नी नहीं है, लेकिन एक संदेश की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने कमर कस रखी लगे हुए हैं। मनोज रावत जो है कि ईमानदार छवि के हमारे नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं। भू कानून जैसे जो आज मूल निवास भू कानून जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर उनकी जानकारी और उस पर प्रखरता से पहले से बोलते हुए आए हैं। तो जनता समझ रही है, केदारनाथ की जनता की आज जरूरत है मनोज रावत जी की। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही कांग्रेस वहां पर चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान भले ही समाप्ति की ओर हो, लेकिन अभी भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा का कुनबा एक बार फिर बढ़ा है। उत्तरकाशी से समाज सेवी राजदीप परमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा राजदीप परमार को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसी कड़ी में और भी नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो पार्टी को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारे संगठन सदस्यता अभियान का चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। आइए, सुंदरम और बबी पावर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बीते रोज प्रेस क्लब देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बबी पावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि सचिव
आर मीनाक्षी सुंदरम और उनके बीच हुई मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। बवी ने कहा कि अगर मुझ पर मारपीट जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो सचिव उसका सबूत भी दे। इसके अलावा बवी ने कहा कि राज्य में सेवा विस्तार कर कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पनाह दे रही है। उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बवी पवार पर अभद्रता करने के और ठेके देने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे और उन आरोपों को बवी पवार ने मीडिया के सामने निराधार बताया है। प्रकरण की सच्चाई उस लेटर के माध्यम से, उस एफआईआर के माध्यम से सामने आ चुकी है जो कि उनके द्वारा दी गई है। उसमें जो चीज़ें लिखी गई है मुझे लगता है कि वो सरासर गलत है कि किसी ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि अगर ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा था तो मीनाक्षी सुंदरम जी ये कहें कि कौन सा ठेका था और किस ठेकेदार को दिलाने की बात हो रही थी। और अगर ये कह रहे हैं कि कॉलर पकड़ा है और मारा भी है तो आप मेडिकल करवा लेते, और उसके साक्ष्य देते कि हमने आपने इस प्रकार की वो की है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के गंभीर मामलों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मामले भ्रष्टाचार से अगर रिलेटेड हैं और अगर उसमें किसी ने भी लापरवाही बरतने की कोशिश की तो ये ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी। क्योंकि ये उत्तराखंड हम उन ईमानदार आईएएसओं का, ईमानदार पीसीएस या ईमानदार अधिकारी कर्मचारियों, चपरासी भी होगा, अगर ईमानदार होगा तो उनको सलाम किया जाएगा, सैल्यूट किया जाएगा। पर जो भ्रष्टाचारी होगा उनको ये सीधा संदेश है कि ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है और दिखाई जाएगी। जनपद पौड़ी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अभी तक 8 आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। में भी हमने लगभग 2-3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है और इसमें पूरे उसमें अगर आप देखें पूरे साल में इस बार अच्छी कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट में और लगभग 8 व्यक्तियों को अभी तक जो हमारे सर्कल के हैं उन्हें जिला बदर किया गया है। हरिद्वार में मुल्तान सेवा समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र संघ शिविर का आयोजन किया गया। तभी भीमगोड़ा स्थित जसवंत घाट पर आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। मुल्तान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल वो दिल्ली में नेत्र जांच शिविर आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हरिद्वार में शिविर लगाया है। शिविर में न सिर्फ जांच के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि मरीज के ऑपरेशन तक भी निःशुल्क कराए जाएंगे। पहली बार लगाया है ये, जिसमें हम कैटरेक्ट के ऑपरेशंस करवाएंगे यहाँ पर और आंखों की जांच हो रही है जिसमें हम फ्री चश्मे, दवाइयाँ इत्यादि दे रहे हैं सब लोग। कितने लोग लाभ उठा रहे हैं? करीब 500 का टारगेट है जी, अभी 350 के आसपास हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती है 1 बजे तक हमारा कैंप चलेगा। अच्छे वहाँ हमारे फिजियोथेरेपी का भी, आंखों का भी, दांतों का भी, हर तरह का वहाँ अरेंजमेंट होता है। हमेशा हम हर साल दिल्ली में 8 या 9 कैंप लगाते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। इस दफे हमारे अपने साथी हैं रविंदर जैन जी, उन्होंने हमें कहा कि हमारा मन है कि हम हरिद्वार में ये आंखों का कैंप लगाना चाहते हैं। पूर्व विधायक बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की निस्तारण के लिए धामी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में धामी लगातार जुटे हुए हैं। कैलाश शर्मा ने कहा कि सरयूग सराघाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और अब राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने अल्मोड़ा को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना के वित्तीय वर्ष प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश सचिव पेयजल को दिए हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी आसपास के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। शर्मा ने कहा कि सीएम घोषणा के तहत पौधार, बेतलेश्वर,
सियालदह क्लिंक रोड के सुधारीकरण डमरीकरण के लिए शासन ने 2.5 करोड़ स्वीकृति कर दिए हैं, जबकि रानीधरा सड़क के नालियों के निर्माण के लिए पहले ही 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृति हो चुके हैं। इसमें पूरा होना बहुत आवश्यक था, जिसमें जैसे कि हमारे बेतालेश्वर पौधार बेतालेश्वर शालीधार मोटर मार्ग अभी 2 करोड़ 52 लाख रुपए उसके सुधारीकरण और उसके डामरीकरण के लिए स्वीकृत कराया है, और मेडिकल कॉलेज को जोड़ते हुए मोटर मार्ग आगे जा रहा है उसका। और जो एक बहुत बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी पेयजल की, अल्मोड़ा क्योंकि यहाँ आबादी का दबाव, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लगातार मैं जब विधायक बना तब से ये प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक हिम आच्छादित नदी से यहाँ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तब भी मैंने सिराघाट सरयू से एक पंपिंग योजना बनाकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इस योजना से ऐसा प्रयास था। ऋषिकेश में गुमानीवाला स्थित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी के छात्रों को नशीले पदार्थों और मोबाइल के उपयोग के दुष्परिणाम को जानकारी देकर जागरूक किया गया। दुष्परिणाम को जानकारी मिलने पर छात्रों ने नशे से दूर रहने और मोबाइल का उपयोग कम से कम काम करने के लिए वादा अध्यापकों से किया है। बता दें कि राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 350 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मोबाइल के बढ़ते उपयोग और नशे की लत में पड़ रहे छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रत्येक छात्र को मोबाइल और नशीले पदार्थों की दुष्परिणामों की जानकारी देकर उनको काउंसलिंग दी जाएगी। अभिभावक के सम्मेलन के बाद स्कूल का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अध्यापकों ने शाबाशी देकर हौसला अफजाई। सभा को भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से फंडिंग हुई है, और हम दोनों ही, हमारी जो राजधानी है भराड़ीसैंण गैरीसैंण और देहरादून में जो राजधानी है उसको हम डिजिटल कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी समय से कार्य हो रहा है। खासकर देहरादून में लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे हम कर चुके हैं, और अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आवश्यकता है वो लगाई जा रही हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे काम समाप्त होता है हम फिर गैरीसैंण जाएंगे, और अगले 1-1.5 महीने में लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमको जो थोड़ी मोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेप, अब बहुत ज़रूरी स्टेप है, वो है ट्रेनिंग का। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।